नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और आज तारीख है 4 अगस्त 2020 और 4 अगस्त 2020 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनाए जा सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, वो हमने सारे इस वीडियो में डाले हैं। तो आप पूरा वीडियो को अंत तक देखें और जितने भी प्रश्न हैं उन सबको ध्यान से देखें और सुनें। ये जो प्रश्न है वो एग्ज़ाम में आने वाले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके साथ साथ ये आपको की अन्य जानकारियाँ भी बढ़ाएंगी जो आपके जीएस के साथ साथ अन्य पार्ट को भी मजबूत करेगी। इसमें क्या है कि 10 क्वेश्चन के साथ साथ कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं और आंसर की भी हैं। और इसके साथ साथ जब आप फैक्ट्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो 10 प्रश्न के साथ साथ 10 अलग प्रश्न भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। जो भी पढ़ाया जाएगा आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है और उसे 2 से 3 बार आप रिवीजन करें। चलिए आज के हमारे हमारे पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दुनिया की सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी कौन सी बनी है? सूचीबद्ध का मतलब होता है जो कंपनी रजिस्टर्ड है या लिस्टेड है। मूल्यवान जिसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा है, मार्केट में वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मार्केट वैल्यू कहने का मतलब होता है कि मार्केट में उसके स्टोर ज़्यादा है, मार्केट में उसके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, मार्केट में जो उसके प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं, तो इसे कहते हैं कि मूल्यवान वस्तु है। ठीक है, और कंपनी का जो क्रेडिट है वो ज़्यादा है, जो कर्ज है वो कम से कम है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसके पास सभी चीज़ें सुविधाएं अपनी है, तो ऐसे कंपनी को कहते हैं वैल्यू। और इसी इन तरीकों से जो है किसी भी कंपनी का वैल्यू मापा जाता है कि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। तो दुनिया की सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी कौन सी बनी है? एप्पल, गूगल, अमेजन या सैमसंग? इसका सही जवाब है एप्पल जो है दुनिया की सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी बन गई है पिछले तिमाही रिपोर्ट में। आप जानते हैं एप्पल के स्मार्टफोन आते हैं, लैपटॉप आते हैं। तो स्मार्टफोन निर्माता कंपनी एप्पल 2020 की तिमाही रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। एप्पल कंपनी स्टॉक 425.04 सेंसेक्स पर बंद हुआ है। सेंसेक्स क्या होता है? आप निफ्टी वगैरह पढ़ते होंगे, शेयर मार्केट पढ़ते होंगे, तो हर कंपनी जो है अपना शेयर मार्केट में उसका लिस्टेड रहती है और उसी को कहते हैं कंपनी लिस्टेड है। तो शेयर मार्केट में उसके नाम की शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। तो पिछले तिमाही में जो उनका जो हाईएस्ट पॉइंट रहा है, ठीक है, इसलिए यह जो है सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। कंपनी ने बाजार पंजीकरण निवेश 1.82 ट्रिलियन डॉलर, 1,82,000 करोड़ डॉलर तक जो है इसका बाजार पहुंच गया है, जिसमें 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। और इसमें कितना ग्रोथ हुआ है? 10% का, यानी कि कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है, कंपनी बहुत अच्छी है। पिछले वर्ष सऊदी अरामाको कंपनी, सऊदी की कंपनी है अरामाको, उसका जो है बाजार पंजीकरण कितना था? 1.76 ट्रिलियन डॉलर। ट्रिलियन का मतलब होता है 1,00,000 करोड़। ठीक है, तो 1.76 ट्रिलियन डॉलर था, जिसके हिसाब से वह दुनिया की पहली सूचीबद्ध कंपनी थी। परंतु 2020 तिमाही में वह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बन गई। और पहली कौन सी बन गई है? एप्पल कंपनी। रामविलास पासवान के द्वारा 4 नए राज्यों के वन नेशन वन कार्ड। हम सभी जानते हैं राशन कार्ड का जो है एक नया सिस्टम लॉन्च हुआ है हमारे देश में, जिसको वन नेशन वन कार्ड का नाम दिया गया है। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ यह होता है दोस्तों कि आप के पास जो कार्ड बना दिया गया है, राशन कार्ड बना दिया गया है, पहले आप जिस क्षेत्र में निवास करते थे या जहाँ से बनवाया है वहीं के डीलर से आप ले सकते थे। लेकिन अब जो है ये ऑनलाइन हो जाने से आप पूरे भारत भर में किसी भी डीलर से ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ है दोस्तों? आप सबने देखा होगा कि लॉकडाउन में जो है काफ़ी ज़्यादा मजदूर जो माइग्रेशन हुआ है दूसरे राज्यों से तीसरे राज्यों में जो आना जाना हुआ, ये काफ़ी परेशानी बढ़ा रहा है। और इसका मुख्य कारण क्या था? उनके पास खाने को भोजन नहीं था।
तो खाने को भोजन की व्यवस्था अगर उसी जगह पर कर दी जाए तो उनके माइग्रेंट को या उनके जगह बदलने को जो है रोका जा सकता है। यह एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है दोस्तों किसी की भी लाइफ में कि अगर उसे खाना नहीं मिले, भोजन नहीं मिले, तो वह जो है दूसरे रास्ते तलाशता है या फिर अपने गांव जाता है या फिर अन्य जगहों पर जाता है। तो इसलिए जो यह जो मूल समस्या को ही दूर करने का उपाय किया गया है। बहुत अच्छी पहल है और ऑनलाइन होने से इसका यह एक फ़ायदा रहेगा कि जो है हमें सरकार को जानकारी भी रहेगी कि हमारे कितने लोग हैं, हमें अनाज सही से मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। और अभी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा आप जानते होंगे धांधली होती है या फिर स्कैम होता है, तो उन चीज़ों में भी कमी आएगी। तो रामविलास पासवान के द्वारा यह सारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है क्योंकि वही मंत्री हैं इस विभाग के। तो शामिल होने के बाद कुल राज्यों की संख्या कितनी होगी, टोटल अभी कितने राज्य जो है वन नेशन वन कार्ड में ज्वाइन हो चुके हैं, तो आइए देखते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड राज्यों को इस योजना में शामिल किया गया। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों, केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री कौन है, हमारे हमारे रामविलास पासवान हैं, केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब इन 24 राज्यों में, कितने राज्यों में हो गया टोटल, 24 राज्यों में हो चुका है दोस्तों, में 65 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रदान की जाएगी। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है पोर्टेबल, यानी कि ऐसी चीज़ें जिसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। तो वैसे राशन कार्ड जिसका कि आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप घर में हो, चाहे आप किसी अन्य शहर में हो या कहीं पर काम करने गए हैं या आपका परिवार कहीं और बसा हुआ है, तो आप वहाँ पर भी ले सकते हैं। इन 4 राज्यों के अलावा, कौन से 4 राज्य, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड राज्यों को के अलावा 20 राज्यों में, जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश को इस योजना में शामिल कर लिया गया है। ये सारे जो है 20 पहले से ही जोड़े जा चुके थे और 4 नए जोड़े गए। कौन कौन, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड। तो अब टोटल राज्यों की संख्या कितनी हो गई है, 24 राज्यों की संख्या हो गई है। ठीक है, और केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री कौन है दोस्तों, रामविलास पासवान। भारत के किस राज्य ने ग्रीन एजी परियोजना लॉन्च की है, ग्रीन एजी परियोजना लॉन्च की है, राजस्थान, बिहार, गुजरात या मिजोरम। तो सही जवाब है मिजोरम ने जो है ग्रीन एजी परियोजना लॉन्च की है। अब ग्रीन एजी परियोजना आप समझ सकते हैं, ग्रीन का अर्थ क्या हुआ, हरियाली। आप इसे याद रख सकते हैं। मिजोरम राज्य के वर्तमान खाद्य मंत्री सी लालरिनसांगा ने मिजोरम राज्य में ग्रीन एजी परियोजना की शुरुआत की है। उन्होंने इस योजना की शुरुआत पश्चिम मिजोरम के ममित जिले में डंपा टाइगर रिजर्व और 30 से अधिक गांवों को कवर करने वाले राज्य के दक्षिणी भाग में लुंगलेई जिले के थोरंग टलंग वन्य जीव अभयारण्य में लागू किया है। परियोजना का उद्देश्य क्या है, आइए जानते हैं। परियोजना का उद्देश्य है राष्ट्रीय और वैश्विक पर्यावरणीय लाभों की उपलब्धि, राष्ट्रीय और वैश्विक यानी कि नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर पर्यावरणीय लाभ। पर्यावरण का मतलब होता है हमारे जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी हमारा पर्यावरण है, उनसे जो लाभ मिलेगा। क्या क्या लाभ मिलते हैं हमें पर्यावरण से, भोजन मिलता है, ताज़ी हवा मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो लाभ मिले वो किस स्तर पर मिले, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि सबों को इसका फ़ायदा मिले। तो एक तरह से आप इसे हरियाली क्रांति की तरह कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि पेड़ पौधों या ज़्यादा हरियाली किया जाए, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाए जाएं, ठीक है, और पर्यावरण पर ध्यान दिया जाए।
और महत्वपूर्ण जैव विविधता, महत्वपूर्ण जैव यानी कि जो भी जीव जंतु हैं, विविधता, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो हैं, और वन परिदृश्यों के संरक्षण, मतलब जंगलों के संरक्षण के लिए भारत के कृषि क्षेत्र के परिवर्तनकारी परिवर्तनों को उत्प्रेरित करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आपको ये समझना चाहिए कि वन परिदृश्यों के संरक्षण के लिए, देखिए, जब भी देश का विकास होता है तो क्या होता है, या जनसंख्या बढ़ती है तो और ज़मीन चाहिए होती है खेती करने के लिए। तो ज़मीन तो कोई रबर तो है नहीं कि आप उसे खींच कर बड़ा कर सकते हैं, तो आपके पास एक ही उपाय होता है कि जंगलों को समाप्त करें और वहाँ पर खेती करें, और इस तरह से जो है आपका खेती करने का एरिया बढ़ता जाता है। खेती करने का एरिया तो बढ़ता है, पर हमारे जो जंगल हैं, जो हमें ताज़ी हवा देते हैं, जो जंगली जानवरों को सुरक्षित रखते हैं, वो कहीं ना कहीं घटते जाते हैं। कृषि बढ़ता है तो जंगल घटते हैं। आप समझ रहे हैं ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसी ज़रूरत बढ़ती है जंगलों को और साफ किया जाता है खेती करने के लिए। तो क्या करना है, वन परिदृश्यों को संरक्षण भी करना है, और कृषि क्षेत्र में जो परिवर्तन आ रहा है उस पर भी दोनों में संतुलन बनाए रखना है। ठीक है, ताकि दोनों ही हमारे लिए जरूरी है, एक तो जंगल भी जरूरी है और कृषि भी जरूरी है। तो इसके लिए जो है वहाँ की गवर्नमेंट ने जो है, मिजोरम की गवर्नमेंट ने ये ग्रीन एजी प्रोजेक्ट शुरू किया है, और इसके लिए उत्प्रेरित करना है, प्रोत्साहन करना है लोगों को। ठीक है, राजधानी कहाँ है दोस्तों? मिजोरम की आइजॉल। मुख्यमंत्री कौन है? जोरमथांगा। और राज्यपाल कौन है वहाँ के? PS श्रीधरन पिल्लई है। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको। जनसंख्या कितनी है मिजोरम की? सिर्फ 11 लाख, बहुत ही कम जनसंख्या है दोस्तों, सिर्फ 11 लाख जनसंख्या है 2014 की रिपोर्ट के अनुसार। गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? DGP, महानिदेशक, जो किसी भी राज्य का प्रमुख होता है, चीफ होता है। DGP पुलिस विभाग का चीफ होता है DGP, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं। इससे ऊपर सिर्फ एक ही पद होता है जिसे कहते हैं DIB, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये अलग विभाग, एक तरह से इंटेलिजेंस विभाग में चले जाते हैं। ठीक है, तो इनसे ऊपर सिर्फ एक ही पोस्ट होता है। लेकिन अगर पुलिस विभाग में कहा जाए तो सबसे हेड कौन होते हैं? DGP। ठीक है, और ये कौन होते हैं? IPS अधिकारी होते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी होते हैं DGP। तो गुजरात पुलिस का जो है नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नरेश कुमार, विकास कृपलानी, दीपक अय्यर या आशीष भाटिया? आशीष भाटिया को जो है DGP बनाया गया है। कहाँ का? गुजरात का। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे एक स्टेट में एक ही DGP होते हैं, क्योंकि एक जिले में, एक राज्य में जो है एक प्रमुख होता है पुलिस विभाग का। ठीक है, बिहार के प्रमुख कौन है? DGP कौन है? गुप्तेश्वर पांडे। ठीक है, याद रखेंगे। गुजरात पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में आशीष भाटिया को नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही गुजरात के 3 प्रमुख शहर अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा के नए पुलिस प्रमुख, एक तो दोस्तों राज्य का प्रमुख होता है पुलिस विभाग का, फिर जिले का भी प्रमुख होता है। पुलिस प्रमुखों की भी नियुक्ति की गई है। 1987 बैच के IPS अधिकारी संजय श्रीवास्तव को अहमदाबाद के नए पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। 1989 बैच के IPS अधिकारी अनुपम सिंह गहलोत को वडोदरा के नए पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि RB ब्रह्मभट्ट को सूरत के नए पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये DGP जो आशीष भाटिया हैं वो कब के हैं? 1985 बैच के हैं। ठीक है दोस्तों, बैच एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए जब भी आपसे कभी भी ये सब सवाल पूछा जाएगा तो हमेशा जो है एक फैक्ट बताया जाता है कि इस बैच के हैं, 1987 बैच के हैं, 1985 बैच के हैं। ठीक है, उसका वो इसलिए महत्वपूर्ण रखता है कि वो उन्होंने उस साल जो है UPSC की एग्ज़ाम क्लियर की थी, और इसी से जो है हर साल पहचाने जाते हैं वो। अब आप सोचिए, जो 1985 से हैं
तो वो ज़्यादा अनुभवी होंगे 1987 की तुलना में, क्योंकि 1987 में जो व्यक्ति बने हैं, ठीक है, तो इनका अनुभव क्या है, कम है। और आशीष भाटिया का अनुभव ज़्यादा है। कुछ 2-3 सालों के बाद ये आईपीएस अधिकारी हैं, इसमें से जो अच्छे काम करेंगे वो जो है अपने राज्य के क्या बन जाएंगे, प्रमुख बन जाएंगे। एक तरफ प्रकार का प्रमोशन कह सकते हैं, ठीक है। और कितने साल लग गए इन्हें डीजीपी बनने में, आप सोच सकते हैं 2020 में बने हैं, तो कुल मिला के 30 और 5 35 सालों में, ठीक है। पहले पोस्टिंग किसी को भी मिलती है एसडीएम के रूप में आईपीएस, फिर 9 साल के बाद जाकर के मिलती है 90 साल में जाकर डीएम, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। सॉरी, ये मैंने आईएएस का बता दिया, ठीक है। सबसे पहले ये बनते हैं एएसपी बनते हैं, यानी कि एसपी बनते हैं, फिर ऐसे ही इनका प्रमोशन होता है। ये आईपीएस कैटेगरी, और वो मैंने सॉरी आईएएस का बता दिया आप लोग। चलिए चीज़ों को याद रखेंगे, समझेंगे, ठीक है। किस पार्टी के दिग्गज नेता अमर सिंह का निधन हुआ है? किस पार्टी के दिग्गज नेता? अमर सिंह बहुत ही दिग्गज नेता रह चुके हैं। किस पार्टी के? बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी या हुर्रियत पार्टी? तो समाजवादी पार्टी के जो है दिग्गज नेता रह चुके हैं अमर सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। अमर सिंह किस चीज़ के लिए और जाने जाते हैं? ये अमिताभ बच्चन के, जो हमारे महानायक हैं सदी के, उनके करीबी मित्र हैं, ठीक है, थे, अब नहीं रहे हैं। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता अमर सिंह का सिंगापुर के अस्पताल में निधन हुआ है। वह मुलायम सिंह यादव और उनके भाई शिवपाल यादव के बेहद करीबी माने जाते थे। अमर सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था। वर्ष 2010 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। फिर मुलायम सिंह यादव ने उन्हें जल्द ही पार्टी में शामिल कर लिया। परंतु वर्ष 2017 में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी में से उन्हें निकाल दिया गया। यही उनकी सपा पार्टी में दूसरा कार्यकाल समाप्त हो गया। तो समाजवादी पार्टी के नेता थे कौन? अमर सिंह, दिग्गज नेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो डिफेंस का एग्जाम देते हैं उनके लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे इस प्रश्न को। भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? पश्चिमी वायु कमान, हमारा जो देश है इसमें पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, दक्षिणी भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। कई सारे भागों में बांट दिया जाता है ताकि सबों को आसानी हो, कोई अपना क्षेत्र संभाले, कोई अपना क्षेत्र संभाले। और पश्चिमी वायु कमान, पश्चिमी वायु कमान के जो है भारतीय वायुसेना में प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल एस के भदौरिया, एयर मार्शल वी आर चौधरी, एयर मार्शल अर्नब सिंह या एयर मार्शल बीपी शुक्ला। तो किसे नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल वी आर चौधरी ने भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पद ग्रहण किया है। पश्चिमी वायु कमान, मैंने बताया हर कमान दी जाती है, जोन में बांटा जाता है, और पश्चिमी क्षेत्र की पूरी रक्षा का, पूरी सुरक्षा का दायित्व इनका है, ठीक है। ये कमांडिंग इन चीफ है। देखिए, एक जो मार्शल होते हैं, जो वायुसेना के हेड होते हैं, वो इससे ऊपर पोस्ट के होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक विशेष क्षेत्र के कमांडिंग इन चीफ ऑफिसर है। एयर मार्शल वी आर चौधरी जो है वर्ष 1982 में इंडियन एयरफोर्स के फाइटर स्ट्रीम्स में, फाइटर स्ट्रीम मतलब जैसे कि अलग अलग वैकेंसी आती है, अलग अलग चुनाव होता है, कोई फाइट करेंगे, कोई टेक्निकल काम संभालेंगे, इस प्रकार से फाइटर पायलट के रूप में नियुक्त किए गए थे। फाइटर पायलट के रूप में नियुक्त किए गए थे। उनके पास MiG-21, MiG-23, MiG-29 और सुखोई 30 MKI जैसे विध्वंसक लड़ाकू विमान उड़ाने का अनुभव है। फाइटर प्लेन का अर्थ होता है दोस्तों वो प्लेन जो फाइट करने के लिए आगे जाती हैं, जिनमें मिसाइलें लगी होती हैं, जो दुश्मनों के जो है विमानों को उड़ाती हैं या उनके ठिकानों को उड़ाती है, उन्हें कहते हैं, या जो लड़ाई करती हैं, ठीक है, उन्हें लड़ाकू विमान कहते हैं। और आमतौर पर जो विमान होते हैं वो एक तरह से कॉमर्शियल या फिर सामान ढोने वाले मालवाहक जहाज ऐसे होते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में राफेल आया है हमारे देश में, 5
राफेल आए हैं, ठीक है, और भी राफेल आने वाले हैं धीरे धीरे। अगला पॉइंट है एयर मार्शल वी.आर. चौधरी को वर्तमान भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख एयर मार्शल बी सुरेश की जगह निश्चित किया गया। ये भी याद रखेंगे, किसकी जगह पर नियुक्त किया गया है? बी सुरेश की जगह पर नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रेलवे के किस जोन में पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है? ठीक है, इन विच जोन, आप जानते हैं इंडियन रेलवे को कई जोन में बांटा गया है, नॉर्दर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, साउथ रेलवे, वेस्ट रेलवे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रेलवे। तो इस प्रकार से कई जोन में बांटा गया है। तो किस जोन में पहली बार जो है व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है नॉर्दर्न रेलवे ने जो है यह चलाया है ट्रेन। नॉर्दर्न रेलवे ने त्रिपुरा में जिरानिया के लिए 46 वैगन मतलब 46 डब्बों वाली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है। इस व्यापार माला एक्सप्रेस से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा, किसके द्वारा? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI, जो राशन का वितरण करता है दोस्तों, इसे ही कहते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI। फिरोजपुर डिवीजन के गुइयाना स्टेशन से 34 वैगनों में गेहूं भरा गया है और शेष वैगनों में चावल और दलहन भरे गए हैं। यह ट्रेन दिल्ली किशनगंज से चिरानिया के लिए रवाना हुई और पंजाब से त्रिपुरा तक की 2673 किलोमीटर की दूरी तय कर अपनी मंजिल पर पहुंची है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के CMD पद पर किसे नियुक्त किया गया है? CMD का फुल फॉर्म होता है दोस्तों चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि मैनेजर भी हैं और हेड भी हैं, चेयरमैन भी हैं। ठीक है, तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करती है, जैसे कि आप लाइफ इंश्योरेंस है, LIC पॉलिसी वगैरह खुलवाते हैं, तो ऐसे ये इंश्योरेंस कंपनी है। मोटरसाइकिल की, कार की या जीवन बीमा निगम, इस प्रकार के जितने भी इंश्योरेंस होते हैं ये भी कंपनी भी करती है, लेकिन ये प्योर गवर्नमेंट है। ठीक है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के CMD पद पर किसे नियुक्त किया गया है? SN राजेश्वरी, RK डिम्पल, VK गीता कुमारी या P श्वेता मन? तो सही जवाब है SN राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के CMD पद पर नियुक्त किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ट्रिपल स्टार आप मार लें इस प्रश्न पे। ये है SN राजेश्वरी। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के CMD पद पर SN राजेश्वरी को नियुक्त किया गया है। SN राजेश्वरी को AV गिरिजा कुमार की जगह ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का CMD नियुक्त किया गया। इससे पहले कौन थे? AV गिरिजा कुमार थे, अब कौन बन गए हैं? SN राजेश्वरी। SN राजेश्वरी जो है 1983 बैच की यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की ऑफिसर है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की ऑफिसर है, जो कि वर्तमान में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के GM एंड CFO हैं। GM का मतलब जनरल मैनेजर। ठीक है, तो अभी GM एंड CFO हैं। राजेश्वरी जो है एक योग्य चार्टर्ड अकाउंट है। आप जानते हैं दोस्तों बैंकिंग में अच्छी पकड़ बनाने के लिए क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंट का कोर्स करना होता है, चार्टर्ड अकाउंट। ठीक है, जिन्होंने चेन्नई स्थित यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के साथ अपनी करियर की शुरुआत की थी। कब से? 1983 से। तो सोच सकते हैं आप इनका कितना ज़्यादा अनुभव है, कुल मिला के इनका 37 वर्षों का अनुभव है। ठीक है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में उनका कार्यकाल मई 2022 तक होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू किया गया है? किस राज्य में एक मास्क अनेक जिंदगी? अच्छा, आप यह सोचिए कि एक मास्क से अनेक जिंदगियां कैसे बचाएंगे। हम जानते हैं दोस्तों कि हम जब मास्क पहनते हैं तो क्या होता है कि अगर मान के चलिए कि सामने वाला व्यक्ति बीमार है, ठीक है, और हर कोई अगर मास्क पहन रहा है, तो वो जो जब भी वो
सांस को बाहर छोड़ेगा तो बहुत कम दूर तक जो है उससे निकलने वाले कीटाणु जाएंगे। और आप भी जब मास्क पहनेंगे तो आपको भी फायदा क्या होगा, 99.9% चांस है कि वो कीटाणु आपके शरीर तक प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए जो है हर व्यक्ति को जो है मास्क इस कोरोना काल में पहनना चाहिए। ठीक है, एक मास्क जब आप मास्क पहनते हैं तो आप दूसरों की भी जिंदगी बचाते हैं, सिर्फ अपनी नहीं बचाते हैं, दूसरों की भी जिंदगियां बचाते हैं। ठीक है, जागरूकता अभियान शुरू किया है ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात या बिहार। तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। ठीक है, मैंने आप लोगों को इधर काफ़ी ज़्यादा जो है बताया है कि मध्य प्रदेश राज्य जो है वहाँ जागरूकता अभियान बहुत ही ज़्यादा चलाया जा रहा है। कुछ समय पहले रोको टोको अभियान भी चलाया गया था कि अगर कोई मास्क नहीं पहन रहा तो उसे रोको और फिर उसे टोको कि भाई आपने मास्क क्यों नहीं पहना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है मध्य प्रदेश काफ़ी ज़्यादा जागरूकता अभियान चला रहा है दोस्तों, सबसे नंबर 1 पे यही है। ठीक है, मास्क पहनने का क्या फ़ायदा है, अगर ये व्यक्ति बीमार है या यह व्यक्ति बीमार है तो क्या इसके कीटाणु यहीं तक रहेंगे और इसके बच्चे या अन्य सदस्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ायदा है और जिससे कि दूसरों की भी ज़िंदगी बच जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क को सरल एवं प्रभावी साधन माना है। इसी उद्देश्य से उन्होंने शहर में एक जन जागरूकता रथ भी चलाया। इस अभियान के तहत गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों को मुफ्त मास्क प्रदान किए जाएंगे और कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं उससे संबंधित महत्व जानकारी भी उन्हें दी जाएगी। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए इस जन जागरूकता अभियान की खूब तारीफ की जा रही है और इतना ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा जो है इन लोगों ने अभियान चलाया है। तो मुझे तो लगता है कि मैंने अभी तक जितना भी पढ़ा है तो सबसे ज़्यादा ये अभियान चला रहे हैं, तो मध्य प्रदेश काफ़ी सराहनीय और अच्छा काम कर रही है इस क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के अध्यक्ष कौन बने। मैंने इसके बारे में AIIB के बारे में कुछ दिन पहले वीडियो में बताया भी था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, जिन लीकन जो है इसके अध्यक्ष बने। दोस्तों आप सवालों को रिवीजन करें, बार बार वीडियो को देखें, रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जब रिवीजन करते हैं तो आप कम में भी ज़्यादा याद रखते हैं। ठीक है, और कई बार पॉइंट्स जब बार बार वीडियो में आते हैं तो आपका क्या होगा, वो रिवीजन भी हो जाएगा और आगे भी याद रहेगा। ठीक है, तो AIIB के जो है क्या है अध्यक्ष कौन बने हैं, जिन ल्यूकन। अच्छा, AIIB का फुल फॉर्म क्या है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन पूरे एशिया महादेश के जो है इन्वेस्टमेंट बैंक का जो है एक ग्रुप है। ठीक है, जो सारे बैंकों को आपस में जोड़ता है, उनसे संबंधित फैसले लेता है और इतना ही नहीं, इसके विकास करने में, ताकि कोई भी बैंक डूबे नहीं, सभी एक दूसरे की मदद करें और विकास हो, इसलिए जो है यह बनाया गया है। जिन लुकन को दूसरी बार अगले 5 वर्षों के लिए, सोचिए इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया होगा तभी जो है इनको दूसरी बार भी चुना गया है, अगले 5 वर्षों के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, चीन के पूर्व वित्त मंत्री जिन लुकन को $100 बिलियन के एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए यह जो बैंक है इसकी जो वर्थ है टोटल कितनी है, $100 बिलियन, मिलियन नहीं, 100 बिलियन। 1 बिलियन में कितने होते हैं दोस्तों, 100 करोड़। ठीक है, तो 100 इंटू 100 लगभग 10,000 करोड़। ठीक है, डॉलर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अगर 10,000 को अगर इंडियन रुपी में कन्वर्ट करें ऑन एन अप्रोक्स 70 के रेट में, तो आप समझ सकते हैं कि ये हो जाएगा 7 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, 7 लाख करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इनका AIIB का। ठीक है, जिन लुकन कौन है, चीन के पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, और एक बार पहले भी ये AIIB के
अध्यक्ष चुने गए थे और अब दूसरी बार चुने गए। जिन लिकन का दूसरा कार्यकाल 16 जनवरी 2021 से शुरू होगा। लिकन की अध्यक्षता में बीजिंग स्थित बहुपक्षीय वित्तीय पोषण संस्था 57 संस्थापक सदस्यों से बढ़कर 100 से अधिक स्वीकृत सदस्य की संस्था बन गई है। पहले 57 थे, अब 100 सदस्य हो गए। वर्तमान में AIIB में भारत की 7.65% हिस्सेदारी है। कितनी हिस्सेदारी है? 7.6%। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे दोस्तों कि भारत की AIIB में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है, तो 7.65% की। जबकि चीन की हिस्सेदारी कितनी है? 26.63 यानी कि 26.63% की हिस्सेदारी है। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि आप हमारे वीडियो से कुछ भी सीख रहे हैं और आपको एक प्रश्न भी याद हो रहा है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।